हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विशाल एड्यू पॉइंट। तो आज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकंड लेक्चर। तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज एंड देन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन वी स्टडीड ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, देन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। उसके बाद हमने पढ़ा चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाई दीज थ्री मेथड्स, दैट इज बाई फ्रिक्शन एंड देन बाई इंडक्शन एंड देन बाई कंडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड देन वी स्टडीड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ और नए टॉपिक्स, दैट इज कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, and then we will study dielectric constant and उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। So if you have not attended the first lecture of electric charges and fields, so please go and attend that lecture. I will provide the link of that lecture in the I button of lecture 2. तो बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। And now we are going to start our second lecture of electric charges and fields. So before we start the lecture 2 of electric charges and fields, let's revise some of the concepts of lecture 1. That is, मान के चलिए कोई भी दो चार्जेस हैं Q1 and Q2 और वो किसी एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, देन दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, या ऐसे बोले कि वो एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे आपस में। तो कुछ पॉइंट्स यहां पे नोट करिए, दैट इज unlike charges attract each other and like charges or same type of charges repel each other. And the next point is charge is represented by Q plus Q और कैपिटल Q और स्मॉल Q। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ज को, या तो प्लस क्यू या फिर या तो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। एंड वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस is called as electrostatic force. And one more concept we need to revise, that is quantization of charge. तो सबसे पहले देखेंगे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मान के चलिए कोई भी दो चार्जेस हैं, सपोज दैट दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R। सपोज दैट अगर वो Q1 और Q2 अपोजिट टाइप के हैं, या यूं कहें Q1 पॉजिटिव है या Q2 नेगेटिव है, या Q2 पॉजिटिव है Q1 नेगेटिव है, देन दे विल हैव एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। इसको लिख सकते हैं यहां पे नेगेटिव
और Q2 है पॉजिटिव। उसी तरह से देखेंगे लाइक चार्जेस और सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब रिपेल मीन्स एक दूसरे को धक्का देंगे, और ये जब अपोजिट साइन के होंगे तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, मीन्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखेंगे सपोज दैट दिस इज द Q1 एंड दिस इज द Q2। मान के चलिए Q1 है पॉजिटिव एंड Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो उस केस में इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी ऑफ रिपल्सिव टाइप, मीन्स एक दूसरे को दूर धकेलने वाला फोर्स। या फिर दोनों ही चार्ज नेगेटिव हों, दैट इज दिस इज Q1, दिस इज नेगेटिव एंड Q2 ऑल्सो नेगेटिव, then also the force between them will be of repulsive type. Now the next point is charge is represented by capital Q और small q. हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था that charge is represented by capital Q, लेकिन कभी कभी हम small q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, so don't be confused while I will use small q instead of capital Q. So now the next is the force between two stationary charges is called as electrostatic force. तो जब भी दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स देखते हैं then that force is called as electrostatic force because static means stationary, दो चार्जेस जो हैं, electro means charges, तो जो दो चार्जेस हैं वो stationary हैं, then the force between them is called as electrostatic force. Now the next is क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दैट दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई Q इक्वल टू प्लस n टाइम्स ऑफ E और Q इज इक्वल टू माइनस n टाइम्स ऑफ E, वेयर n is equal to integer number and E is equal to charge of n electron तो अगर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिटेल में पढ़ना है देन यू कैन अटेंड द लेक्चर 1 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स विच आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। आगे पढ़ने के लिए दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी रिक्वायर्ड, सो प्लीज नोट इट डाउन वंस। तो हमने ये चीज देख ली दैट जब भी दो चार्जेस किसी भी डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं एट अ डेफिनेट डिस्टेंस r, देन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, या बोलें दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कितना फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है कूलॉम्स लॉ। For finding its magnitude, कूलॉम्स लॉ बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो अगर बात करें पूरे फोर्स की, दैट इज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, that is magnitude plus direction। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो अब हेडिंग डालिए कूलॉम्स लॉ। तो पहले कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट
द फोर्स between two charges placed at a distance of r मीटर भी लिख सकते हैं, r मीटर, is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. तो कूलॉम्स लॉ कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर, सपोज दैट दिस इज द चार्ज Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r मीटर है. सपोज दैट दिस इज द डिस्टेंस r, दोनों के जो बीच की दूरी है वो r मीटर है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, दैट इज Q1 इंटू Q2. इसको थोड़ा और सही से लिखने के लिए यहां लिखेंगे टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस. And inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is inversely proportional to the square of the distance between them. R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स जो है, दैट इज R इज दिस. अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो निकल के आएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहां एक चीज देखेंगे, जो Q1 है एंड Q2 है, यहां पे हम मान के चलेंगे Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस. अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो वो राइट की साइड लगाएगा, दैट इज F, एंड Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट की ओर लगाएगा, दैट इज F अगेन. यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज F. तो इस चीज से एक चीज हम लिखेंगे इसको, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कॉमन फोर्स. कॉमन फोर्स तब होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे पे बराबर अमाउंट में फोर्स लगा रही हो. तो सिमिलरली यहां पे भी Q1 Q2 एक दूसरे पे बराबर अमाउंट फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज F. मान के चलिए हम इस बोर्ड पे F फोर्स लगा रहे हैं, तो ये बोर्ड भी अपोजिट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ अपोजिट रिएक्शन लगा रहा होगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू F. सिमिलरली Q1 Q2 एक दूसरे पे सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे होंगे, दैट इज F. तो वापस लौटते हैं डेरिवेशन की ओर. तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर.
अब जो यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन के है, इट डिपेंड्स ऑन द medium in which charges are placed. तो k की जो वैल्यू होगी, k की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हेन मीडियम इज एयर और वैक्यूम। तो जब एयर और वैक्यूम में रखे होंगे दो चार्जेस तो k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और किसी अदर मीडियम में अगर दो चार्जेस रखे होंगे उसके लिए अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे उसके लिए आगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो एयर और वैक्यूम के लिए जो होती है एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एंड जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है फॉर एयर और वैक्यूम, दिस इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर मीटर पावर -1 एंड द यूनिट इसकी होती है एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब स्क्वायर मीटर की पावर -2 इंटू न्यूटन इनवर्स। तो वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट की के में। तो इस तरह से के जो निकल के आएगा वो 1/4 पाई इंटू 8 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो के की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट होगी कूलम्ब की पावर -2 मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ के इन केस ऑफ द मीडियम इज एयर और वैक्यूम। पुट करेंगे इस इक्वेशन में, दैट इज एफ इज इक्वल टू, यहां पे अगर के डायरेक्टली पुट करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या के की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो निकल के आएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये 9 इंटू 10⁻⁹ जो वैल्यू है वो हमने इसलिए कैलकुलेट करी है सो दैट वी कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला इनटू द क्वेश्चंस। सो प्लीज नोट इट डाउन। यहां पे अभी एक चीज और देखते हैं। जब हमने Q1 और Q2 सेम साइन के लिए थे या बोले लाइक चार्जेस लिए थे तो उस केस में हमने देखा था जो फोर्स था वो रिपल्सिव था। तो रिपल्सिव फोर्स को हमने डिनोट करने के लिए ऐसे एरो बनाए थे जो बाहर की ओर पॉइंट कर रहे थे। Q1 Q2 की जो डिस्टेंस है R उन दोनों से बाहर की ओर पॉइंट कर रहे थे। लेकिन अगर हम अनलाइक चार्जेस लें, सपोज दैट इफ Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस और चार्जेस ऑफ डिफरेंट साइन with different sign, तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स होगा वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एंड अट्रैक्टिव फोर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एरोज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। सपोज दिस इज द Q1 एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज द Q2
एंड दिस इज द नेगेटिव। तो जो फोर्स दोनों के बीच में लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एरो बनेंगे वो अंदर की तरफ पॉइंट करेंगे, इनवर्ट्स। ये चीज आप और एक बार नोट कर लीजिए। एंड नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं दैट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इसमें दिया हुआ है दो चार्जेस हैं जो कि 30 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं एयर में। सपोज दैट दिस इज द चार्ज Q1 दैट इज 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, और एक और चार्ज है दैट इज 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है दिस इज 30 सेंटीमीटर, और इसका जो मीडियम है इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड दिस इज द एयर। तो पूछा है फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स, दिस इज स्फीयर 1 एंड दिस इज स्फीयर 2। तो कैलकुलेट करेंगे, यहां लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 7 coulomb and Q2 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, and distance जो R है this is 30 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे मीटर में, that is 0.3 मीटर। अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ, that is F is equal to K Q1 Q2 upon R square, because the medium is air here, so K is equal to 9 into 10 to the power 9। Q1 and Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, that is 3 into 10 to the power minus 7 and Q2 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb divided by R square, that is 0.3 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 9 into 3 into 2 into 10 की पावर 9 minus 7 that is equal to 10 की पावर minus 5 divided by 0.3 into 0.3 पॉइंट्स, और पॉइंट को यहां से कैंसिल करेंगे तो यहां आएगा 10 की पावर 2, 3 3 जा 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 3 into 2 दैट इज 6 into 10 to the power minus 5 plus 2 that is equal to minus 3 Newton. This is equal to the force. So we calculated the force between the two small charged spheres. So this is the answer. Please note down the answer of this question. Now the next heading is unit of charge. वैसे तो आप सब लोग जानते हैं दैट यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम, लेकिन यहां पे हम डिफाइन करेंगे 1 कूलम को, दैट और यू कैन से डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। और यहां पे हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ अगेन विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो फोर्स है इन वैक्यूम व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, दिस इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 into Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए हम मान के चलेंगे जो हमारा फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, दिस इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन।
और Q1 Q2 को हम इक्वल मान लेंगे, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, और R को 1 मीटर मान लेंगे। एज्यूम this, now putting these values into the Coulomb's law equation, that is 9 into 10 to the power 9, this is equal to again 9 into 10 to the power 9। Q1 Q2 को रखेंगे Q के इक्वल, that is Q into Q, अपॉन R को 1 मीटर रखेंगे, that is 1 स्क्वायर। so now simplifying and calculating Q square, then Q, so Q square is equal to 9 into 10 to the power 9 से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 स्क्वायर को इधर लाएंगे, देन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और अगर स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे देन Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एंड द यूनिट ऑफ Q इज कूलम अगेन, सो दिस इज इक्वल टू 1 कूलम। तो जब हमने फोर्स को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखा, तो जो चार्ज निकल के आया दिस इज इक्वल टू 1 कूलम। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। तो एक बार लिखेंगे यहां पे 1 कूलम इज द चार्ज which applies a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal and similar charge placed in vacuum at a distance of 1 meter from it। तो जब हमने फोर्स को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिया और वैक्यूम में चार्जेस को रखा और इक्वल चार्जेस को रखा और जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर लिया, तो जो चार्ज हमारा निकल के आया उस केस में वो Q इक्वल्स टू 1 कूलम निकल के आया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी रोट द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, दैट इज 1 कूलम इज द चार्ज विच अप्लाइज अ फोर्स ऑफ, यहां पे लिखेंगे अ रिपल्सिव फोर्स, अ रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि हमने जो चार्ज लिए हैं वो दोनों सिमिलर लिए हैं ऑफ सिमिलर साइन, या कहें लाइक चार्जेस। सो 1 कूलम इज द चार्ज विच अप्लाइज अ रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऑन एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज। सो प्लीज एक बार इसको नोट करिए। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिलेटिव परमिटिविटी। और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब तक जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, तो तब हम मान के चल रहे थे जो चार्जेस हैं दैट आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, सपोज दैट दिस इज द चार्ज Q1, दिस इज द चार्ज Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ R meter, and the medium in which they are placed, this is air or vacuum, air or vacuum। in this case force is equal to 1 upon, या ऐसे बोलें K Q1 Q2 upon R square, this is equal to
1/4 epsilon naught Q1 Q2 upon R square. In this the value of K is equal to 9 into 10 to the power 9 and value of epsilon naught is equal to 8.854 into 10 to the power minus 12. These are the values applicable only for charge placed in air or vacuum. When या ऐसे बोले डायरेक्टली कि these are the values applicable for air or vacuum. लेकिन जब हम सेम चार्जेस को किसी अदर मीडियम में रखते हैं तो एक चीज ऑब्जर्वेशन में आती है कि फोर्स जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. सपोज दैट इफ वी पुट दीज चार्जेस इन वाटर, सपोज दैट इफ वी पुट these charges in water, that is Q1 Q2, तो उस केस में एक चीज ऑब्जर्व करी गई दैट F in water is equal to 1/80 times of the force experienced in vacuum. अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर, दैट इज एप्सिलॉन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ एयर और वैक्यूम, दैट इज एप्सिलॉन नॉट. अगर हम इसको ऐसे लिखें एप्सिलॉन वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज इक्वल टू 80. और जब हम एप्सिलॉन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करते हैं तो इसके लिए एक नया टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर. दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव अगर हम इसको जनरलाइज कर दें देन किसी भी अदर मीडियम का या कोई भी मीडियम हो उसका रिलेटिव परमिटिविटी लिखना चाहें तो लिखेंगे एप्सिलॉन आर, दैट इज आर रिप्रेजेंट्स रिलेटिव एंड एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी. सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम. So this is equal to epsilon in any medium upon epsilon naught. इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू K. यहां एक चीज ध्यान रखना, दिस इज कैपिटल K विच इज रिप्रेजेंटिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट इफ वी यूज K in the formula for Coulomb's law, in this case the K is small, so this is called as the relative permittivity or dielectric constant. यहां लिखेंगे this is equal to absolute permittivity of a medium divided by absolute permittivity of air और vacuum. तो इस तरह से हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकाली. हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज K equals to epsilon r is equal to force in vacuum divided by force in any medium. This is equal to force in vacuum or air divided by force in any medium.
So with the help of this, we can write the definition of relative permittivity. That is, relative permittivity is defined as the ratio of absolute permittivity of any medium to the absolute permittivity of air or vacuum. या इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, relative permittivity is defined as the ratio of force experienced by two charges when placed in vacuum to the force experienced by the same charges placed in any other medium. चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको यहां पे. That is relative permittivity epsilon r और dielectric constant capital K of a medium is defined as the ratio of force experienced by the two charges placed in vacuum at a certain distance to the force experienced by the same two charges placed in that medium at the same certain distance. So with the help of this, we can write the definition of relative permittivity. That is, relative permittivity or dielectric constant K of a medium is defined as the ratio of force experienced by the two charges. Ratio of force experienced by the two charges placed in vacuum at a certain distance to the force experienced by the same two charges placed in that medium at same certain distance. So this is the definition of relative permittivity. So please note it down. Now इसको अगर मॉडिफाई किया जाए तो हम एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन वैक्यूम और एप्सिलॉन नॉट, दैट इज के इंटू एप्सिलॉन नॉट. और ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इन एनी मीडियम, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन इन मीडियम, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट. These two will help in the solving the questions regarding the Coulomb's law when charges are placed in any other medium. So with the help of this, we can modify the Coulomb's law, that is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon in any medium into Q1 Q2 upon R square. अगर हम एप्सिलॉन इन मीडियम को k इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखें तो आएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
into epsilon r, that is relative permittivity, into Q1 Q2 upon r square. So this is the modified Coulomb's law for any other medium other than the vacuum or air. So please note it down. Now we will solve a question regarding this formula. Now the question is, find the force between two charged spheres having charges of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb and other charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb placed in any medium, या ऐसे बोले placed in the medium of dielectric constant equals to 1.5 at a distance of 30 centimeters. तो यहाँ पे दिया हुआ है r equals to 30 centimeter, this is equal to 0.3 मीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करें. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1.5 और जो चार्जेस हैं दैट आर Q1 एंड Q2. Q1 is equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb and Q2 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb. Now apply करेंगे Coulomb's law, that is F is equal to 1 upon 4 pi. एप्सिलॉन इन अदर मीडियम दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन इन मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. एप्सिलॉन मीडियम को यहां पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. नाउ वैल्यूज पुट करेंगे. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन के की वैल्यू दैट इज 1.5 इंटू Q1 इंटू Q2 दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 into 10 to the power minus 7 divided by r square that is 0.3 square. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करने के लिए. पॉइंट यहां पे हटाएंगे एंड स्क्वायर है तो यहां आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 2. नाउ 1.5 से ये जाएगा 2 टाइम्स एंड 3 3 जा 9 because it is the 3 square, 3 3 is 9, ये कैंसिल हो जाएगा 9. नाउ सिंप्लीफाई और करेंगे दैट इज 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4 और 10 की पावर 9 प्लस 2 दैट इज 11 माइनस 7 दैट इज माइनस 14. 11 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 3 दैट इज 4 into 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन. सो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज्ड स्फीयर्स एंड इट इज द रिपल्सिव फोर्स हियर. Because it is not mentioned in the question that any of the charges is negative, so we consider both the charges as positive. So please note down the solution for this question. Now the next is Coulomb's law in vector form. तो अब तक हम जो कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे उसमें एक्चुअली जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ. वी वर कैलकुलेटिंग ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ओनली मैग्नीट्यूड. But we know that force is a vector quantity, that is it is having magnitude and vector direction both. लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो उसके लिए हमें कूलम्स लॉ इज नॉट इनफ टू फाइंड द कंप्लीट फोर्स. फॉर दैट वी हैव टू यूज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. फॉर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ we have to use vector form of Coulomb's law. इसको शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे. मान के चलिए कोई भी पॉइंट ए है ये और कोई भी ये पॉइंट बी है.
तो अगर हम एक वेक्टर निकालें ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी और टर्मिनल पॉइंट हो बी पे और इनिशियल पॉइंट हो ए पे, देन द वेक्टर इज कॉल्ड एज ए बी वेक्टर। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें, देन इट्स मैग्नीट्यूड वुड बी मोड ए बी। अगर इसका हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहें ए बी का, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए बी कैप एंड इट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। तो इसको अगर रीअरेंज करें, देन वी कैन राइट ए बी वेक्टर एज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू ए बी कैप। So here we can see that this mod AB vector represents the magnitude of AB vector and AB cap represents the direction of AB vector. तो इस तरह से हम देख सकते हैं AB वेक्टर को कंप्लीटली लिखने के लिए इसका मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब AB वेक्टर कंप्लीट लिख के आता है। इसी तरह हम कूलम्स लॉ में फोर्स को लिखेंगे, दैट इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर, दैट इज एफ कैप। एक चीज हम देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन जो है इसकी एफ कैप अभी हम देखेंगे यहां पे। तो अभी इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, एक मिनट। इसको समझने के लिए हम दो चार्जेस लेंगे। सपोज दैट दिस इज द चार्ज Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2 और इस पॉइंट को पॉइंट 1 मान के चलेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट 2 मान के चलेंगे और दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो r है, सपोज दैट। तो अगर हम वेक्टर ड्रॉ करें पॉइंट 1 से 1 2 तक, इफ वी वांट टू ड्रॉ ए वेक्टर फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, तो इसको हम नाम देंगे, इस वेक्टर को नाम देंगे R12। मान के चलिए Q1 एंड Q2 बोथ आर लाइक चार्जेस, Q1 एंड Q2 बोथ आर लाइक चार्जेस। अगर हम देखें R12 दैट इज पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to 2, अगर हम बात करें R कैप ऑफ 12, R कैप ऑफ 12 मीन्स R cap of 12 यहां इसको लिख सकते हैं R cap of 12, दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2। सिमिलरली वी कैन राइट R21 cap, दिस इज इक्वल टू द डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1। अभी थोड़ी देर के लिए हम यहां से ये वेक्टर को हटाएंगे और यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे R cap 12 एंड R cap 21। सो दिस विल बी द R cap 1 to 2 एंड दिस विल बी द R cap 2 to 1। अगर बात करें दोनों चार्जेस एक साइन के हैं या लाइक चार्जेस हैं, तो Q1 पे Q2 जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई F12, और Q2 पे जो Q1 फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई F21, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1
इसी तरह से यहां पे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो अगर हम लिखें F12 को वेक्टर फॉर्म में, सो दिस कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब बात करें अगर डायरेक्शन की, तो जो F12 है फोर्स, इसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड की ओर, यानी दिस विल बी द डायरेक्शन दैट इज R कैप ऑफ 21। So this is the vector form for two charges placed at a distance r, that is charge 1 and charge 2, and this is the force which is being applied on charge 1 due to charge 2. Similarly ऐसे ही हम F21 भी निकाल सकते हैं, that is force on charge 2 due to charge 1. F21 this is also equal to K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और वी कैन सी दैट जो F21 है वो राइट साइड की डायरेक्शन में लग रहा है, और राइट साइड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो लिखा हुआ है वो है आर कैप ऑफ 12, R12 कैप। सो वी हैव फाउंड बोथ द forces which are being applied on charge 1 and charge 2, and we can see that magnitude of F12 vector is equal to F of 21 vector magnitude, that is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक चीज और देखेंगे, हम देख सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं F12 and R12 and R21, these are pointing in opposite directions, so we can write that R cap 12 is equal to minus R21 cap. So with the help of this we can also write that F vector 21 is equal to minus F12 vector. So these are the vector forms of Coulomb's law, and with the help of this we can also see that दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और हमने यहां से भी इस चीज को प्रूव किया है दैट F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। सो प्लीज नोट इट डाउन। So we can see that we may consider this as case 1. मान के चलिए हम केस 2 लेते हैं। केस 2 जिसमें चार्ज जो हैं दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, दैट इज ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस। सो पॉइंट 1 पे रखेंगे Q1 चार्ज एंड पॉइंट 2 पे रखेंगे Q2 चार्ज, एंड वी शुड कंसिडर दैट बोथ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन। तो इस केस में क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, दैट इज Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा वो अपनी ओर लगाएगा, दैट इज ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो दिस इज द फोर्स F21 वेक्टर। सिमिलरली Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो भी अपनी तरफ लगाएगा, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज द फोर्स F12, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो यहां पे हम सिमिलरली देखेंगे जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, दैट इज R12 कैप, वो भी इस साइड होगा इस केस में, दैट इज दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 2। सो दिस इज द R12 cap, and similarly this is the R21 cap। तो इस केस में जब हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे फोर्स की, सो दिस विल बी इक्वल टू F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ये जो हम निकाल रहे हैं ऑन
चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, एंड जो डायरेक्शन होगी चार्ज 1 पे चार्ज 2 की वजह से फोर्स की, वो होगी राइट साइड की ओर, दैट इज R12 कैप, R12 कैप। सिमिलरली F21 वेक्टर भी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो R स्क्वायर हियर। एंड जो डायरेक्शन है चार्ज 2 पे फोर्स की ड्यू टू चार्ज 1, दिस इज अलोंग द राइट साइड, दैट इज R cap 21, R21 cap. So when both the charges are of opposite sign, in that case the force vector is calculated as this. So please note down all of these forms of force. This is also R square. अब अगली हेडिंग डालिए, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस in terms of their position vectors. तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सपोज दैट दिस इज द 2D कोऑर्डिनेट प्लेन एंड इट इज द x एक्सिस एंड इट इज द y एक्सिस। मान के चलिए कोई भी पॉइंट A है ये, एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, एंड दिस इज द ओरिजिन दैट इज 0, 0। तो जो वेक्टर होगा ज्वाइनिंग पॉइंट्स ओरिजिन एंड पॉइंट A, this is called as the position vector of point A, that is position vector of point A, that is OA vector। तो अब देखेंगे फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। सपोज दैट दिस इज द 2D कोऑर्डिनेट प्लेन। मान के चलिए यहां एक पॉइंट है A और इस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1। सिमिलरली एक और पॉइंट है B, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q2। मान के चलिए अगर हम ओरिजिन से A को जोड़ें और सिमिलरली ओरिजिन से B को जोड़ें और इस वेक्टर को हम एक नाम दें R1 वेक्टर, दिस इज द ओरिजिन टू A वेक्टर, A पॉइंट, दिस इज द R1 वेक्टर। सिमिलरली O से B को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, दिस इज द R2 वेक्टर, और AB को भी ज्वाइन कर देंगे। अभी हमने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दैट इज F12 वेक्टर इज इक्वल टू, या आप बोले F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप 12। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो यहां पे R और R से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे निकल के आएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R कैप 12, दैट इज F21 वेक्टर। तो क्या इसको लिख सकते हैं R मैग्नीट्यूड R इंटू R कैप ऑफ 12 को कंप्लीट R वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब हम फाइंड करेंगे R12 वेक्टर, दैट इज पॉइंट Q1 से Q2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, दैट इज R12 वेक्टर। तो इसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज OA वेक्टर
इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर. दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसको रीअरेंज करेंगे, दैट इज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं दैट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग चार्जेस Q1 एंड Q2, दैट इज R12 वेक्टर. यहां लिख देंगे R12 वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर. ओ बी वेक्टर को लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर को लिखेंगे R1 वेक्टर. तो इस तरह से हमने R12 दैट इज दिस वेक्टर, इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में निकाल लिया, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो R वेक्टर्स मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. दोनों साइड मोड़ लेंगे. So this can be written as that is this R. तो वैल्यूज पुट करेंगे इसकी और इसकी इस इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा दैट इज F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R vectors magnitude and its whole cube, that is R2 minus R1 mod of its whole cube into R12 vector, that is R2 vector minus R1 vector. So you can see that this is the form in which we have used the position vectors, that is R1 vector and R2 vectors. So in this way we have obtained the force between 2 point charges in terms of their position vectors. अगर बात करी जाए ये तो निकाला हमने Q2 चार्ज पे Q1 चार्ज की वजह से फोर्स, दैट इज force on charge 2 due to charge Q1. Similarly we can find the force on charge Q1 due to charge Q2, that is F1 on due to 2. This is equal to K Q1 Q2. अब यहां पे हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस R1 और R2 की ऑर्डर को चेंज करना है, that is upon magnitude of R1 vector minus R2 vector its whole cube into R1 vector minus R2 vector. So please note it down. यहां पे जो R12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू R. हम हमेशा R12 वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसको R के इक्वल लेते आए हैं, सो यहां पे इक्वल टू R और लिख देंगे. और एक चीज और देखेंगे, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम देख सकते हैं, दिस इज अलोंग द R12 वेक्टर, दैट इज R12 वेक्टर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21, that is along the direction of R12 vector, and this is the direction of F12 force. So please note it down, and this is the force between two charges in terms of their position vectors. अब अगली हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन.
इसका क्या रोल होता है समझाएंगे। अभी तक हम जो फोर्स पढ़ते आए थे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, इट वाज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ओनली। कोई भी चार्ज Q1 Q2 दिया हुआ है, उसके बीच में जब हमें फोर्स निकालना होता था तो हम कूलम्स लॉ लगाते थे। तो इस केस में केवल दो चार्जेस होते थे, लेकिन जब मल्टीपल चार्जेस केस में आएंगे देन वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस केस में हमने देखा था वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट इज F21 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप। इसको यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए। मान के चलिए n नंबर ऑफ चार्जेस हैं यहाँ पे, दिस इज द चार्ज Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2। मान के चलिए दिस इज द चार्ज Q3, दिस इज द चार्ज, अब ज्यादा चार्जेस नहीं लेंगे, डायरेक्टली Qn लेंगे, Qn। अब हमें निकालना है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। तो इसके लिए देखेंगे जो डिस्टेंस है Q1 से Q2 की, इसको हम मान के चलेंगे R12, और Q1 से Q3 की जो डिस्टेंस होगी इसको मान के चलेंगे R13। Q1 से Qn की जो डिस्टेंस होगी इसको मान के चलेंगे R1n। तो सबसे पहले देखेंगे Q1 पे फोर्स जो लगेगा Q2 के द्वारा, और एक चीज और देखेंगे, मान के चलिए Q1 Q2 ऑल द चार्जेस आर ऑफ सेम साइन, दैट इज ऑल आर लाइक चार्जेस। Q1 Q2 Q3 अप टू Qn ऑल आर लाइक चार्जेस। लेट ऑल आर लाइक चार्जेस। तो Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। यू कैन सी दैट देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन दिस, सो यू कैन राइट इट एज F12 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सिमिलरली वी कैन सी दैट Q1 पे Q3 की वजह से जो चार्ज लगेगा, जो फोर्स लगेगा सॉरी, वो लगेगा कहीं इस डायरेक्शन में, दैट इज F13 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। इसी तरह से हम देखेंगे Q1 पे Qn की वजह से चार्ज, तो वो सॉरी Q1 पे Qn की वजह से फोर्स, दैट इज इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑलमोस्ट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F1 ड्यू टू चार्ज n। अगर सबको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे Q1 पे जो नेट चार्ज होगा दिस विल बी इक्वल टू, एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय F1 दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 1, दिस विल बी इक्वल टू F12 वेक्टर, and F1 will also be in the vector form because we cannot add the multiple forces without showing vector, या फिर मैग्नीट्यूड केवल नहीं ऐड कर सकते, सबको वेक्टर फॉर्म में ही ऐड करना पड़ेगा। दैट इज F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 अप टू F1n वेक्टर। अब एक चीज देखेंगे, जो फोर्स है ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, दिस कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। Because it is the direction that is from 2 to 1, that is this is the direction F R 21 cap,
Similarly, this is the direction from 3 to 1, that is r 3 1 cap. Similarly, this is the direction r n 1 cap. तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर 21 कैप प्लस f13 को लिखेंगे k q1 q3 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर 31 कैप, दैट इज दिस डायरेक्शन, प्लस डॉट 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 k q1 qn अपॉन आर क्यूब सॉरी आर स्क्वायर इंटू आर n1 कैप. सबको समराइज करके लिखेंगे दैट f वेक्टर फॉर चार्ज 1 दिस इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन, एक चीज यहां पे मिस्टेक हुई है दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, मान के चलिए ये जो q1 और q2 के बीच की डिस्टेंस है दिस इज r12 है. सिमिलरली जो q1 से q3 की जो डिस्टेंस है वो r13 है. इसी तरह से जो q1 से qn की जो डिस्टेंस है वो r1n है. तो इसी तरह से हम इन मैग्नीट्यूड्स को लेंगे इस फॉर्मूले में, जैसे f12 लिखेंगे फोर्स, उस केस में हम जो डिस्टेंस है वो q1 से q2 की लेंगे. सिमिलरली f13 को लिखने के लिए डिस्टेंस है वो r13 लेंगे. सिमिलरली जो f1n को लिखने के लिए डिस्टेंस जो है वो r1n लेंगे. तो यहां पे लिखेंगे k q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर. सिमिलरली k q1 q3 अपॉन r13 स्क्वायर. सिमिलरली k q1 qn अपॉन r1n स्क्वायर. So this will be the force on charge 1 due to the other charges. So please note it down. अब हेडिंग डालिए लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ. Coulomb's law is not applicable for finding out the forces between all the charges. This is applicable only for, that is Coulomb's law is only applicable for finding forces या force between point charges only. Second one is, that is Coulomb's law is not helpful in finding the force या कहें द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू लार्ज प्लैनेट्स. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लार्ज प्लैनेट्स हैं उनका वो एक किसी पॉइंट चार्ज के फॉर्म में नहीं होते हैं. सो वी कैन नॉट फाइंड द electrostatic force between two large planets having some charge. So please note down these two limitations of Coulomb's law. तो अब एक क्वेश्चन देखेंगे, that is the electrostatic force of repulsion between two equal positive charged ions is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton. That is force is given as 3 into 10 to the power minus 9 Newton, and this is the repulsive force because जो दोनों
चार्ज्ड आयंस हैं वो इक्वल पॉजिटिव आयंस हैं, और दिया गया है बोथ द चार्जेस आर इक्वल, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2, और आगे लिखा हुआ है व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। जो R है दैट इज गिवन एज 5 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, Q1 इज इक्वल टू Q2 दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी कैन राइट दिस एज n टाइम्स ऑफ E because electrons are missing from these ions, और यहां पे E की वैल्यू लिखेंगे दैट इज n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब इस तरह से ये निकल के आएगा कूलम की फॉर्म में। सो वी कैन पुट दीज वैल्यूज इनटू द कूलम्स लॉ, दैट इज F इक्वल्स टू Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो फोर्स की वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻9, दिस इज इक्वल टू K दैट इज 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 दैट इज NE या बोले N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 की वैल्यू भी सेम है, सो यहां पे स्क्वायर लगा देंगे, Q1 इंटू Q2 दैट इज NE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻10 दैट इज होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻9, इसको इधर ले जाएंगे दैट इज इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 इसका होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने पे जो n की वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 2, सो n इज इक्वल टू 2, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस। सो प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग from each ion. अगला क्वेश्चन देखेंगे, a free pith ball of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10⁻⁻8 coulomb। एक पिथ बॉल है, suppose that this is a pith ball, it is having charge of 5 into 10⁻⁻8 coulomb. What should be the magnitude and nature of charge that should be given to a second pith ball fixed 5 centimeter vertically below the former pith ball? जो दूसरी पिथ बॉल है वो 5 सेंटीमीटर नीचे है, फिक्स्ड है फ्रॉम द फर्स्ट पिथ बॉल। सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट पिथ बॉल, और जो दूसरी पिथ बॉल है दिस इज फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फर्स्ट पिथ बॉल, दिस इज द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दिस इज द सेकेंड पिथ बॉल। इसको जो चार्ज देना है वो निकालना है, दैट इज Q2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज इक्वल टू Q1। अब पूछा है व्हाट शुड बी द चार्ज गिवन टू द सेकंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो द फॉर्मर पिथ बॉल सो दैट द अपर पिथ बॉल रिमेन्स स्टेशनरी। इसको स्टेशनरी रखने के लिए इस बॉल को कितना चार्ज देना होगा? तो इसके लिए देखेंगे दोनों के बीच में एक तो फोर्स लग रहा होगा, वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा अगर हम Q2 को भी पॉजिटिव चार्ज देंगे, और इस बॉल पे एक और फोर्स लग रहा होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज डाउनवर्ड्स। मान के चलिए इसका जो मास है वो m1 है
तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा दिस विल बी इक्वल टू m1 इंटू जी, और जो बॉल 2 इस पे फोर्स लगाएगी दिस विल बी अपवर्ड्स, दैट इज F1 ड्यू टू चार्ज 2, दैट इज फोर्स ऑन पिथबॉल 1 ड्यू टू चार्ज ऑन पिथबॉल 2. So according to equilibrium, by equilibrium, we can write F12 should be equal to m1 into g. वैल्यूज पुट करेंगे, फोर्स को कूलम लॉ की हेल्प से निकालेंगे, दैट इज k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m1 हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8 ग्राम, वी कैन सी दैट m1 इज गिवन 8 ग्राम, सो वी कैन राइट m1 इज इक्वल टू 8 ग्राम, कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, दिस इज इक्वल टू 0.008 kg. सिमिलरली डिस्टेंस r को भी कैलकुलेट करेंगे SI यूनिट्स में, दैट इज r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 0.05 मीटर. सो वैल्यूज पुट करेंगे, m1 दैट इज 0.008 इंटू जी की वैल्यू दैट इज 9.81 इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली इधर भी वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और q1 जो दिया हुआ है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर -8, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू q2 निकालना है अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 0.05 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0.08 इंटू 0.008 इंटू 9.81. इसको अगर सॉल्व करें तो Q2 आएगा, Q2 विल बी इक्वल टू 4.36 into 10 to the power -7 coulomb, and this has to be positive again. अगर ये पॉजिटिव होगा तभी इसको रिपेल कर पाएगा ऊपर की ओर, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है, तभी दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके इसको स्टेशनरी पोजीशन में रखने के काबिल होंगे. So this is the solution and this is the answer for this question. Please note it down. अब अगला क्वेश्चन देखेंगे. 3 points charges kept at the vertices A, B, C of an equilateral triangle of side 20 centimeter as shown in the figure. ये जो दिया हुआ फिगर है इसमें A, B और C पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं. A पे रखा हुआ है +2 माइक्रोकूलम, B पे रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम एंड C पे रखा हुआ है -3 माइक्रोकूलम. और जो साइड ऑफ द ट्राइंगल है दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो अब पूछा गया है व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट M ऑफ साइड BC. M पे दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC कैसा चार्ज रखें और किस मैग्नीट्यूड का चार्ज रखें, सो दैट द चार्ज एट A रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जिससे कि जो A पे जो चार्ज है +2 माइक्रोकूलम ये इक्विलिब्रियम या फिर बोले स्टेशनरी पोजीशन में रहे. इसके लिए M पे हम कितना चार्ज रखें, तो इसमें क्वेश्चन में हम देख सकते हैं दैट जो +2 माइक्रोकूलम है दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय -3 माइक्रोकूलम एंड विल आल्सो बी अट्रैक्टेड बाय दिस -3 माइक्रोकूलम दैट इज ऑन द पॉइंट C. तो अगर दोनों ये B और C वाले चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है अपनी पोजीशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस वजह से हमें M पॉइंट पे एक चार्ज रखना पड़ेगा. तो ऐसा चार्ज रखेंगे M पॉइंट पे जो जिससे ये पॉइंट A वाले चार्ज को रिपेल करके अपने से दूर भगा सके. तो M पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव, सो एज टू रिपेल द चार्ज ऑन पॉइंट A, दैट इज चार्ज on point M should be positive. अब कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा कि जो
बी और सी पे चार्जेस रखे हुए हैं वो इस ए पॉइंट वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो कैलकुलेट करेंगे। दैट इज एफ ऑन ए ड्यू टू बी, दिस इज इक्वल टू, और देखेंगे यहां पे भी -3 माइक्रोकूलम है, यहां पे भी -3 माइक्रोकूलम है। सो बी और सी वाले दोनों चार्जेस ए वाले चार्ज पे सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहे होंगे। सो दैट वी कैन से दैट एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी, दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹9, और यहां पे Q1 Q2 है, एक जगह है 2 माइक्रोकूलम, एक जगह है 3 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और -3 यहां पे ओनली मैग्नीट्यूड्स लेंगे, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर है, दैट इज 0.2 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी, दिस इज इक्वल टू 1.35 न्यूटन। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.35 न्यूटन। अब इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखेंगे। जो पॉइंट बी वाला चार्ज है वो ए पॉइंट वाले चार्ज पे कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज अलोंग द ए बी, और जो पॉइंट सी वाला चार्ज है वो ए पॉइंट पे फोर्स जो लगा रहा होगा वो अलोंग ए सी लगा रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज एफ रिजल्टेंट, दिस विल बी इक्वल टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज 60 डिग्री। अंडर रूट लेंगे पूरे का, वैल्यूज पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1.35 स्क्वायर प्लस 1.35 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.35 इंटू 1.35, cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 0.5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2.34 न्यूटन। और जो ये रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा, दिस विल बी अलोंग द लाइन ए एम, नीचे की ओर लगेगा ये फोर्स। तो एम पॉइंट पे कितना चार्ज रखें जिससे कि इस फोर्स को बैलेंस कर सके, इसके लिए हमें फिर से कूलम्स लॉ लगाना होगा। 1 मिनट का टाइम दीजिए। हमने निकाला एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2.34 न्यूटन डाउनवर्ड्स। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एम पॉइंट पे एक चार्ज रखेंगे जिससे कि ए पॉइंट वाले चार्ज को रिपेल कर सके। तो अगेन कूलम्स लॉ लगाएंगे, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस फोर्स दैट इज 2.34 न्यूटन। और इसको इसमें आर जो रखेंगे दिस विल बी इक्वल टू ए एम। ए एम को निकालेंगे, ए एम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। सो ए एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, दैट इज 20 स्क्वायर minus 10 square. BM will be half of 20 centimeter, that is 10. So AM will be equal to under root of 20 square minus 10 square, that is equal to 300.
सो ए एम विल बी इक्वल टू 10 बाहर आ सकता है एंड अंडर रूट 3 दिस विल बी इन सेंटीमीटर. सो दिस विल इक्वल टू ए एम विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू रूट 3 मीटर. वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे. के दैट इज 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 दैट इज 2 माइक्रोकूलम एक साइड, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 है दैट इज ऑन M विच नीड टू बी फाउंड आउट. सो अपॉन R स्क्वायर दैट इज 0.1 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू 2.34 न्यूटन. सॉल्व करेंगे तो Q2 जो है निकल के आएगा 0.39 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. अगर हम इसे माइक्रो कूलम में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q2 विल बी इक्वल टू 0.39 माइक्रो कूलम. सो दिस विल बी द आंसर. That is the Q2 is the charge which is present on point M, that is Q2 is equal to 0.39 माइक्रोकूलम, जिससे जो चार्ज ऑन पॉइंट ए पे है दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज नोट इट आउट. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा Coulomb's law and its vector form, और हमने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, and we also studied dielectric constant, or we can say that relative permittivity. सो आज का जो लेक्चर था वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सेकंड लेक्चर था. तो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का पोर्शन है दैट इज कंप्लीट नाउ. In the next lecture, we will see electric fields, that is in lecture 3. तो अब आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम द एनसीईआरटी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.